टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के कुछ इंटरनल इश्यूज़ चल रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से, इकोनॉमी, आईएमएफ के साथ मामलात की बात करेंगे। इसके साथ-साथ जो शी जिनपिंग है चाइनीज़ प्रेसिडेंट, उनका विज़िट है रशिया का, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी और लोग काफ़ी ज़्यादा होप्स लगाए बैठे हैं, वो बार आएँगी या नहीं? इस हवाले से भी बात करेंगे और इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट की आजकल बहुत जिस मीडिया पे जाएँ तो वहाँ पे ये बात हो रही है। क्या इसके पीछे है क्या? और दोबारा से ये कैसे ये सर उठा गया? इस हवाले से बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं बहुत दिनों के बाद सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम स्टॉकहोम डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत-बहुत मेहरबानी, बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अ, साहब, एक तो थोड़ा-सा पहले पाकिस्तान से हम स्टार्ट लेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली आपने विज़िट किया। काफ़ी सारी क्राइसिस हैं और लोग परेशान हैं जो अवाम की मैं बात कर रहा हूँ। क्या आपको सर लगता है कि हम इन क्राइसिस से आईएमएफ के साथ डील हो या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी की सिचुएशन हो, इससे हम निकल पाएँगे या मतलब मज़ीद हम इसमें डूबते जाएँगे? फिलहाल तो यही लग रहा है कि डूबते जा रहे हैं। और क्योंकि देखें, मैं लाहौर में था ज़्यादातर, तो ये 2 महीनों में महज कई हफ्ते ऐसे गुज़रे होंगे, यानी दिन के एतबार से, जी। जब ट्रैफ़िक लाहौर की जम जाती थी, क्योंकि इमरान खान का या तो उनके लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते थे, या बाद में जैसे पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की, तो पूरा लाहौर जो है ना, उसकी ट्रैफ़िक जम जाती थी और घंटों लोग जो है मजबूरन उस लाइन के अंदर लगे हुए हैं। और मुझे खबर आई है और समझ भी आती है कि कई लोग एम्बुलेंस में थे, जिन्हें दिल का दौरा या कोई और ऐसी जो है ना बीमारी का अटैक हुआ और उनको अस्पताल में जाना था, वो वहाँ ही रुक के, और कई लोगों की डेथ भी हो गई है। तो हुँ, पाकिस्तान का तो मुझे 4 साल के बाद में मैं आया हूँ। जी। 4 साल पहले भी बुरा हाल था, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। लगता है कि ये मुल्क जो है वो अपने आखिरी दमों पे है। आई होप आई एम रॉन्ग, क्योंकि इसमें 220 मिलियन लोग रहते हैं, हुँ, कहाँ जाएँगे? क्योंकि हुँ, जो हमारी रूलिंग क्लास है, उसकी जो है, ना उनके पास कोई अकल है, ना उनके पास कोई दूरअंदेश सोच है। वो लगता है कि ऐसे लगता है कि कोई पाकिस्तान की भाग-दौड़ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, कहीं बाहर है। जब चाहें वो पाकिस्तान को जिस तरह मर्ज़ी मैनूवर कर लें, और हमेशा नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं पाकिस्तान पे। तो अगर कोई पाकिस्तान को तबाह करने वाला है, तो वो हुँ, हमारी एलीट और उसके ये पता नहीं है कहाँ से ये इनको समझ नहीं आती कि दुनिया में रहने का तरीका क्या है। बिल्कुल। तो बहुत बुरा हाल है। दिस टाइम आई केम डीपली शॉक्ड कि ये राइट। इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ, रोड्स के ऊपर कोई वो क्या कहते हैं डिसिप्लिन नहीं, बस बुरा ही हाल है। राइट। बिल्कुल सर, यही चीज़ें इसलिए आपसे वो कर रहा था क्योंकि जो अरसा आपने गुज़ारा तो मैं कहा हो सक मतलब आपकी बहुत सारी ऑब्ज़र्वेशन होगी इसलिए इस पे बात की। सर, आगे बढ़ेंगे रशिया और चाइना के बीच में जो अभी जो विज़िट जारी है, क्योंकि बहुत सारी बातें इससे पहले भी हुई। व्लादिमीर पुतिन साहब का एक आर्टिकल भी छपा चाइनीज़ डेली में। वहाँ पे भी उन्होंने बहुत बातें की कि बड़ी जी करीबी दोस्त है, ये है, वो है। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड सर, स्पेशली यूरोप, इसको किस नज़र से देख रहा है? क्योंकि रशिया के खिलाफ हम जब देख रहे हैं तो उन्होंने सैंक्शंस भी लगाई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो ट्रेड वगैरह है वो भी रशिया के साथ यूरोप साइड लाइन उन्होंने इख्तियार की हुई है। लेकिन इस विज़िट को कैसा देखा जा रहा है यूरोप के अंदर? देखिए, यूरोप में तो कल मैंने खबरें सुनी थी कि पता नहीं 1 मिलियन राउंड्स और एम्यूनेशन के और कुछ, यानी वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं, वो इस जंग को बजाय ख़त्म करने के लिए इसको लगता है इंटेंसिफ़ाई करना चाहती हैं। तो बिल्कुल बरअक्स है। ओके। चाइनीज़ प्रेसिडेंट का आना प्रेसिडेंट पुतिन के लिए एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ तो है ना। और जो अभी तक उनका जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन जो बातें हो रही हैं, वो तो यही है कि किसी तरीके से ये जंग बंद हो जाए, और रशिया का इंटरेस्ट जो है,
वो भी कायम रहे और यूक्रेन भी एक स्टेट के तौर पे कायम रह सके। यानी जंग को सीज़ फायर करवाने के लिए जो चाइनीज़ प्रपोज़ल हैं, वो मुझे नहीं लगता यूरोपियंस को काबिल कबूल होंगे। ये मैंने कल स्वीडिश टेलीविज़न पे एक रिपोर्टर को कहते सुना है कि जिस तरह अब है ना कि रशिया ने कुछ इलाके जो पहले बिल्कुल, यूक्रेन के थे उनको अपने उसके अंदर कर लिया एब्ज़ॉर्ब, बिल्कुल। तो चाइनीज़ प्लान शायद उसको इंक्लूड करते हुए कोई बात है। तो सो वेस्टर्न पावर्स की कल ही खबर थी कि दे आर गोइंग जी। टू इंक्रीज एनॉर्मसली ये जो वेपन्स की डिलीवरी है टू यूक्रेन। तो ये लगता है कि यूरोपियन इस वक्त जंग को बढ़ाने के मूड में है, कम करने के नहीं है। बिल्कुल। और अच्छा ये सर बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। बेशक, बिल्कुल। सर दूसरी तरफ जो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में मीडिएशन की, वो भी शी जिनपिंग ने की। अ, उसको किस नज़र से देखते हैं? अगर हम देखें तो इंडिया के इन कंट्रीज़ के साथ शायद बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, नरेंद्र मोदी जी के अपने भी हैं, पर्सनल कैपेसिटी में भी उनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और कंट्री टू कंट्री भी बहुत अच्छे रिलेशंस बिल्ड अप किए हैं पिछले जो लास्ट 5 टू 10 ईयर्स हैं। कैसा देखते हैं कि उनके लिए कोई ये एक दचका है या नहीं ठीक है, एक नॉर्मल चीज़ है जो चाइना ने की? देखिए, चाइना का इनिशिएटिव जो है वो इस वक्त तो कामयाब ही हो गया है। ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो एक बड़ी अब पुरानी कॉन्फ्रंटेशन है, अगर वाक़ई इसके बाद नॉर्मलाइज़ रिलेशंस हो जाते हैं, तो चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। और इस तरह चाइना दुनिया की मार्केट में अपनी जो साख है, वो बिठाते जा रहे हैं। क्या इससे इंडिया को नुकसान होगा? वेल, आई डोंट नो, क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन तो नहीं मैंने देखा आया हो। ओके, शायद इंडिया की पोजीशन ही इस इतनी मजबूत नहीं है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, जैसे चाइना की है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया को मिला के चाइना अपना जो इन्फ्लुएंस है वो अपनी फाइनेंशियल पावर की बुनियाद पे बढ़ा रहा है, जो अभी इंडिया उस लेवल में नहीं है। शायद दोनों की अकोमोडेशन कहीं ना कहीं होती जाए। सो ओके, वन नीड नॉट से कि ये इंडिया के लिए धचका है। आप ये कह सकते हैं कि चाइना के लिए ये एक ब्रेक थ्रू बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, फाइन हाँ, बिल्कुल ठीक है सर। विल सी, विल सी। हाँ, एग्ज़ैक्टली लेकिन सर इस वक़्त अगर हम बात कर लें पाकिस्तान की इंटरनल एक अजीब किस्म की सिचुएशन है हालात हर तरह की एक अजीब किस्म की अनसर्टेनिटी नज़र आती है, किससे बात करें तो एक बड़ी होपलेसनेस नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ-साथ अभी जब हम इंडियन पंजाब की बात करते हैं, खालिस्तान मूवमेंट, तो सर ये दोबारा से कैसे ये री-इमर्ज हुआ है और यूके में भी हम देख रहे हैं, कनाडा में भी देख रहे हैं, यूएस में भी देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी देख रहे हैं। ये क्या एकदम से या ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लोग दोबारा से जेल अप हुए और इन्होंने इस मूवमेंट को हवा दी? इसे कहा जाता है डियास्पोरा सिंड्रोम। जो लोग डियास्पोरा में रहते हैं वो एक आइडियल अपना मुल्क, होमलैंड की वो लोकल सियासत से अपना रिश्ता नहीं बनाते, लोकल सोसाइटी से अपना रिश्ता नहीं बनाते, तो वो अपने अंदर ही एक नई दुनिया बना लेते हैं, एक फरार की। तो खालिस्तान मूवमेंट का 1 इन अ मिलियन चांस नहीं है कामयाब होने का। और ये अगर कनाडा में बैठ के या यूके में बैठ के इस किस्म के मुज़ाहरे करते रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोई नई बात भी नहीं है। इन्होंने एक रेफ़रेंडम भी कराया था टोरंटो में और ये और बिल्कुल। वो, लेकिन बहुत से सरदारों से जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, वो इसके हक में नहीं है। वो इसको एक सेल्फ डिफीटिंग किस्म की मूवमेंट समझते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर जो सरदार हैं, वो अपने प्रोविंस के बाहर भी उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। जी, ट्रकिंग को ये जो है ट्रांसपोर्ट पे उनका बिल्कुल। बहुत रोल है। और जहाँ पे भी मैंने देखा है उनके वेल टू डू सरदारों की बिज़नेसेस भी हैं, सारा कुछ है। तो ये कुछ फ्रिंज ग्रुप हैं, जो खालिस्तान के बैकिंग में आए हैं। हाउ विल दे ब्रेक आउट ऑफ पाकिस्तान इंडिया? और जो खालिस्तान का इन्होंने मैप बनाया है वो वाघा पे ख़त्म हो जाता है।
ये इससे हुँ, ज़्यादा बेहूदगी और क्या हो सकती है कि कि सरदारों के जो वो लाहौर गुरु अर्जन जी का और गुरु नानक शेखुपुरा में हैं और उनके गुजरांवाला में रंजीत सिंह, वो सारे तो पाकिस्तान में हैं, तो ये कैसा खालिस्तान होगा जिनके बॉर्डर, वाघा बॉर्डर जो है इंडिया के साथ जो बना था उसी के ऊपर ये बनेगा और पूरे हिंदुस्तान को तोड़ के खालिस्तान बनेगा। ये असल में दुनिया में मुझे लगता है कि जब से सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ है और वाकई आइडियोलॉजीज की जंग या कंपटीशन खत्म होने के बाद लोगों को समझ नहीं आती जी। कि अब किस मामले को लेके आगे बढ़े। तो खालिस्तान मूवमेंट उसी किस्म का एक फतूर मुझे लगता है, ज़हनी फतूर है। हुँ। अ, इसमें कोई इसमें कामयाब होने के चांसेस, जैसे मैंने कहा, नॉट वन इन अ मिलियन मुझे नज़र नहीं आते। ओके। लेकिन हुँ। सर फिर ये इतने बड़े लार्ज स्केल पे जिस तरीके से ये लोग अपनी मूवमेंट चलाते हैं यूरोप के अंदर और ये बाकी कंट्रीज़ के अंदर ये और फिर पहले भी उसको चल चुके हैं, ये बड़ी पुरानी मूवमेंट्स है। यस। कुछ देर के बाद ये ठंडे हो जाते हैं, फिर दोबारा रिवाइव हो जाता है और ये चलता रहता है सिलसिला। अ, इनके पीछे कौन लोग हैं, कौन बैकिंग करते हैं, गॉड नोज़। सो व्हाट टू से भई, इस किस्म की मूवमेंट चलती रहती हैं। देखिए, मुझे कोई पूछे खालिस्तान वालियों, तो मैं कहूँगा जी। देखो बात सुनो, जब पार्टीशन हो रही थी, तो खालिस्तान की डिमांड की थी सिखों ने, की थी, मुझे पता है। राइट। मेरी गैरिज़न से वो पंजाब पार्टीशन वाली किताब में भी और जिन्ना वाली किताब में दोबारा मैंने मेंशन किया है। जी। लेकिन किसने उसको, उनकी इस डिमांड को नहीं माना? अंग्रेज़ों ने नहीं ना माना। हुँ। उन्होंने 2 मुल्क बनाने थे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो अगर खालिस्तान या सिखों की मूवमेंट को किसी ने रिजेक्ट किया है, तो वो तो अंग्रेज़ थे। उसके हुँ। बाद उनके पास चॉइस थी कि आप इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। सो द सिख्स वर गिवन ओनली दिस चॉइस। सिख लीडरशिप ने उस ज़माने में कहा कि हम इंडिया में रहेंगे। पाकिस्तान में हुआ ये था कि मार्च में 47 में ये रावलपिंडी के जो गाँव हैं सिखों के, उन पे हमला हुआ और कई हज़ार सिख मार दिए। तो जो वो एक्सपीरियंस है ना, हुँ। और फिर जो सिखों की अपनी, आप उनके गुरुद्वारों में चले जाएँ, तो जो वो हैं कि गुरु गोबिंद सिंह और गुरु तेग बहादुर के साथ जी। मुगलों का ज़ुल्म, ये तो वो स्टोरी भी चलती रहती है। हुँ। फिर ये जो अटैक हुआ था मार्च में, और उससे पहले हज़ारा डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थ वेस्ट खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पे जी। दिसंबर में अटैक हुए थे हिंदू और सिखों पे। तो वो सारी चीज़ें जो थी उस ज़माने में पाकिस्तान के बजाय इंडिया की तरफ उनका ख़्याल था कि हमें ज़्यादा वहाँ पे आज़ादी होगी। और सच्ची बात तो ये है कि मैंने इंडियन कश्मीर में जाके देखा है, तो वहाँ पे तो जो सिख हैं बहुत कम अब काम करते हैं, सारी ऑटोमेशन हो चुकी हुई है और लेबर क्लास जो है वो तो यूपी और बिहार के गरीब इलाकों से जो लोग हैं वो आके करते हैं। जो मालिक ज़मीन के हैं वो तो मज़े में हैं, उनकी बहुत सी तादाद जो है वो कनाडा में जाके सेटल हो गई है। हुँ। तो इंडिया के अंदर कश्मीरियों क्या कहते हैं, सिखों को कोई फाइनेंशियल ये नहीं है कि इंडियन स्टेट जो एक्सप्लॉइट कर रही है और सिख बेचारे बहुत गरीब हैं। दैट्स नॉट द केस। एक रिलीजियस उनकी है कि जी हिंदुओं को इंडिया मिल गया, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, तो हमें कुछ भी नहीं मिला। तो सच्ची बात है, अगर अंग्रेज चाहते तो फिर उनके लिए एक मुल्क बना देते ना, अंग्रेजों ने नहीं बनाया। हुँ। तो मुजाहरे कर रहे हैं तो फिर यूके की गवर्नमेंट के खिलाफ करें। लेकिन यार इट्स हुँ। टू लेट। मेरे हुँ। ख्याल से इंडिया ने ये वो जो 62 में मिलिट्री एक्शन हुआ था वो गलत किया इंडिया ने, मैं समझता हूँ। और उसका नुकसान भी इंडिया को हुआ है। लेकिन तब भी उन्होंने उस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को क्रश कर दिया था जब कि कोल्ड वॉर हो रही थी और अमेरिका और रशिया दोनों साइडों पे थे। अब तो दोनों इंडिया के हक में हैं, मैं समझता हूँ। और चाइना इज बिल्कुल। नॉट, चाइना कोई इस पोजीशन में नहीं है कि वो
खालिस्तानियों को प्रमोट करती फिरे, क्योंकि हुँ, उनका अपना सिंह की हैंग में मुसलमानों का इशू फिर दोबारा हर एक के पास दूसरे के खिलाफ एक कार्ड खेलने को तो है ना। तो वीकनेस। ये सिखों के लीडर्स के अंदर ये सेंटिमेंट आता रहता है। क्या आम सिख जो हैं वो इनके साथ हैं? आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डाउट्स, वेरी ओके, स्ट्रॉन्ग। र हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। सर एक चीज़ और है कि सिख मेरे ख़्याल दूसरी बड़ी पॉपुलेशन रहती है इंडिया में। जिस तरह आप कह रहे हैं बहुत सारे सिख ये बाकायदा सोशल मीडिया और उस पे आके कहते हैं कि यार हमें इस मूवमेंट से कोई लेना-देना नहीं है, ना हम इसमें वो भी कहते हैं, इंटरेस्टेड है बिल्कुल कहते और हैं, ना हाँ, हम चाहते हैं। तो ठीक है। फिर लाज़मी-सी बात है कोई न कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि जिनको लगता हो कि हाँ यार अगर इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, तो इससे लाज़मी सी बात है अगर इस तरह की कोई चीज़ निकलती है तो वो स्लो डाउन तो होती है। मैं नहीं कहता कि उससे प्रोग्रेस रुक जाती है लेकिन प्रोग्रेस लाज़मी बात स्लो ये डाउन। है, फ़खर, बात जी, ये है, मैंने कहा ना 1 इन अ मिलियन चांस कोई नहीं है कि खालिस्तान ये बना लें। समझ गए आप? यस। तो इनकी इस सोच में कि ये इतने मुज़ाहरे करते हैं, ये वो, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम आई थिंक। मोस्ट हुँ, सरदार्स आर नॉट इन देयर फेवर, दिस इज़ माय असेसमेंट। क्योंकि या तो हो ना कि सिखों के, अच्छा सिख जो हैं इंडिया की पॉपुलेशन में लेस देन 2% है, आपको पता है? राइट। लेकिन नौ वो पंजाब में वो 57 से लेके 61% उनकी मेजॉरिटी है, हुकूमत उनकी होती है। जी। तो उनके पास, अच्छा आप ये देखें, अगर ये दोबारा पंजाब यूनाइट हो जाता है ना फॉर एग्जांपल, तो फिर ये जो सिख हैं ये दोबारा एक मिनॉरिटी बन जाएंगे 13% की। तो पंजाब की यूनिटी में भी ये यकीन नहीं रखते। हुँ। उसमें तो मुसलमान मेजॉरिटी में होंगे ना पूरे जी, पंजाब बिल्कुल। में। जी। तो ये यानी वाक़े के इर्द-गिर्द जो खालिस्तान बनेगा वो कौन बनाएगा? कैसे बनेगा? एक पूरी इंडियन स्टेट को ये किस तरह डिफीट करेंगे? क्या पाकिस्तान इनकी जंग लड़ेगा सिखों के लिए विद व्हाट? न्यूक्लियर हुँ, वेपन्स? कौन, यानी दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट बिज़ार सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स व्हिच इज़ अराउंड, क्योंकि लोगों के पास कुछ और करने को नहीं है एंड आई थिंक दे, तो एक लोगों का सेंटिमेंट है, वो है ना कि देयर आर 8000 एथनिक ग्रुप्स इन द वर्ल्ड जी। बट ओनली अबाउट 200 स्टेट्स। अब सारी हुँ। स्टेट्स को ब्रेकअप करके हर एक एथनिक ग्रुप को स्टेट बनाई जाए तो तुम देखो दुनिया का मैप कैसे बनता है। यस, ज़बरदस्त, बहुत There अच्छी are बात जी। 8,000 identified ethnic groups, religion based, language based, ethnicity based, sect based। हर एक हुँ। को अगर आप बनाना शुरू कर दें तो देखें दुनिया में कितना बड़ा टर्मोइल होगा और ये किस तरह तबाही होगी। बेशक, या बिल्कुल तो एक सही है। या तो एक ऐसी दुनिया बनाए जहाँ पे ना कोई बॉर्डर हो, ना कोई जंगें हो, ना कोई फौजें हो। वो तो मैं उसको तो मुझे समझ आती है कि इंसानियत की एग्ज़ैक्टली। बुनियाद पे बन रहा है। राइट, लेकिन राइट। अगर आपने एथनिक ग्रुप्स की बुनियाद पे बनाना है तो 8,000 हैं, उनमें से एक सिखों की भी है, तो वो ओके, 8,000, इनका कोई चांस ज़बरदस्त, नहीं है। सो इट्स अ वेस्ट ऑफ ज़बरदस्त। टाइम, इट्स अ ओके, ग्रेट वेस्ट ऑफ टाइम, ग्रेट वेस्ट ऑफ राइट। टाइम। सर एक चीज़ और है क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत सारी बातें होती हैं कि जी पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करता है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो डू यू थिंक सर कि इस वक़्त जो पाकिस्तान क्योंकि आप तो अभी देख के भी गए और यकीनन अगर यहाँ ना भी है वो आप यकीन पता हालात सबको मालूम है पाकिस्तान के। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज़ है कि इतनी बड़ी मूवमेंट को क्रिएट किया जा सके और उसको फंडिंग की जा सके और सारा कुछ करके एक अफ़रा-तफ़री मचाई जा सके? मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान कर रहा है, मैं कह रहा हूँ अगर पाकिस्तान कर रहा है तो पाकिस्तान के जो अपने मसाइल हैं उनसे उनको भूल के इस एक बेकार सी मूवमेंट में अगर कोई कर रहा है तो वो पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचा रहा है, उनके रिसोर्सेज उनके, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। हुँ, अ, अगर ये हो रहा है, यानी जब ये करतारपुर वाला काम हुआ था ना तो बड़ा वहां पे बिल्कुल। जनरल बाजवा गए थे तो वहां पे खालिस्तानी भी थे। जी, बिल्कुल। तो मैंने वहां ही कह दिया था एक प्रोग्राम में कि ये काम गलत है।
क्योंकि अगर खालिस्तानी भी आएँगे तो ये करतारपुर और इज़ नॉट द न्यू फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वही वाली बात लगती है। यानी बहुत लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता है, ये व्हिच इज़ नॉट वेरी सरप्राइजिंग अगर वो कर रहे हैं। हुँ। पाकिस्तान में कर रहे हैं, लेकिन अगर कर रहे हैं तो दे आर वेस्टिंग पाकिस्तान्स energies on a movement which has no chance of succeeding. ठीक है? राइट, पहले राइट, हम राइट। कश्मीर का करके हमने नहीं देख लिया बिल्कुल, तो वहाँ क्या यस, हल किए? एग्ज़ैक्टली। तो अगर कश्मीर का नहीं हम कर सके, तो खालिस्तानियों की मदद करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? यू टेल मी। हुँ, राइट, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली और तो ये तो दिस जी इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम यार। कोई वो क्या कहते हैं, कोई चज दी गल नहीं पाकिस्तान इच होंदी मतलब कि कोई अच्छी बात कर सकें कि ये अचीव कर लिया, ये नहीं कर लिया। लेकिन लेट मी से वन्स अगेन, जी, जी। ये चार्ज है कि पाकिस्तान इज़ बैकिंग देम अप। आई एम सेइंग इफ दिस इज़ राइट, देन पाकिस्तान इज़ कमिटिंग अनदर ब्लंडर। मैं ये कह रहा हूँ। ओके, बिल्कुल सही और बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस वक़्त दुनिया बहुत सारी चीज़ों में मसरूफ़ है और यही वाली बात है जो सर ने और हम की। तो बैंकरप्ट हैं यार। लोगों से एग्ज़ैक्टली, अपनी डेट के पोस्टपोन कराने के चक्कर में हैं, तो हम इन इस किस्म की फ़ज़ूलियात में अगर इन्वॉल्व्ड हैं, तो ये तो इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ना, इफ दिस इज़ बेशक। ट्रू। हुँ। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक तरफ हम इतने सारे बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स को फ़ेस कर रहे हैं और फिर दूसरी तरफ लेकिन बात यही है कि मेरी बहुत सारे इंडियन दोस्तों से भी बात हुई मैं कि यार हम तो इस वक़्त हमारी चीखें जो है अपने इंटरनल मसाइल इतने हैं कि वो आसमानों तक हमारी चीखें निकल रही हैं। तो मैंने कहा कि यार कम से कम इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि हम ये अफ़ोर्ड कर सकते हैं। शायद अफ़ोर्ड सिचुएशन तो हम नहीं बेहतर कर होती सकते। हुँ, जी, अफ़ोर्ड नहीं बिल्कुल। कर सकते, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली नहीं कर मैंने कहा अगर सिचुएशन बेहतर होती तो फिर मैं कह सकता था कि हाँ ठीक है, हो सकता है पाकिस्तान रिफ्यूलिंग कर रहा हो, लेकिन जो हालात इस वक़्त चल रहे हैं पिछले कई सा 2-3 सालों से आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की कोई चीज़ पाकिस्तान अफ़ोर्ड कर सकता है। लेकिन ख़ैर एनीवे हर किसी का अपना-अपना वो है पॉइंट ऑफ व्यू है, वो देते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब आप का बहुत शुक्रिया, आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। ठीक हो गई बात, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यार ये मुझे वीडियो भे